मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को 2 माह तक जलसा रोकने की अपील कर दी। नेशनल डायलॉग का तसलसल या वजह कुछ और। मरियम नवाज लाहौर की सड़कों पर। पंजाब पुलिस का अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जमानत पर रिहा होने वाले डीजे भट्ट हुकूमत पर फट पड़े। इमरान खान से पुलिस रिफॉर्म्स न होने का शिकवा कर दिया। प्रोग्राम में बात करेंगे मुशीरों और मुअव्वनीन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला। अब काबीना की कमेटियों की सरबराही कौन करेगा, आपको बताएंगे इमरान खान किन ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क पे 22 एकड़ पर बनने वाली सिटीजन क्लब की बिल्डिंग अभी तक ना खुल सकी। वजारत दाखिला और तालीम आमने सामने। हुकूमत इस बिल्डिंग पर क्या फैसला करने जा रही है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। लास्टली वजीर आजम का सियालकोट में अहसन इकदाम, गायें भैंसें गरीबों में तकसीम की, इसकी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, आज लाहौर जलसे से पहले वजीर ने कौम को एक मरतबा फिर से खबरदार किया और अपोजिशन से अपील की है कि एटलीस्ट 2 महीनों तक अपने जलसे जुलूस रोक दे। क्या वजह हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर, वजह क्या है? जाहिर है गवर्नमेंट ने यही कहना है कि कोरोना पे ना करें, और कोरोना है भी है, मगर ये बात जो है ना आगे जा चुकी भी है कि कोरोना की जो खिलाफ वर्जी है वो कई दफ़ा गवर्नमेंट भी कर रही होती है, और जो यहाँ पे सियासी जो स्टेक पे आ गया हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि किसी को परवाह ही नहीं है मौत की या बाकी चीज़ों की। जनरली हमारे यहाँ लापरवाही होती है, बाकी जगहों में भी SOPs नहीं की जा रहे, वो यहाँ बिल्कुल नहीं किया जा रहा। हालांकि ये थोड़ा सा उनकी बात में बड़ा वजन था कि मुल्तान के जलसे के बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पे अभी 60% हॉस्पिटल के अंदर जो बेड्स थे वो सारे ऑक्यूपाइड हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ फैला है। मगर ये अब इतनी मौत का आर पार का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है कि ये किसी को कोई परवाह ही नहीं रही हुई है, और बिल्कुल इस तरह का नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो हम करते रहे हैं कि वो इस्तीफों वाली, तो कम से कम मैं थोड़ा सा विंडिकेटेड सही महसूस कर रहा हूँ कि आज उस तरह के इशारे नज़र आ रहे हैं कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब चेयरमैन साहब ने मना किया है कि जब तक हम इसका CEC में और बाकी जगहों पे फैसला नहीं कर रहे हैं तो अभी कोई इसके ऊपर कोई बातचीत ना करे, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद फिर मरियम बीबी ने भी आज जो है, पहले वो कह रही थी कि 8 तारीख को जो है ना आर या पार अब फैसला हो जाना है, तो आज उनका जो बयान था उनका हमने कोई बेज़ाब्ता अभी हालांकि ऐलान नहीं किया, वही ज़ाहिर है PDM के उस पर आपने और बेज़ाब्ता क्या चीज़ होता है कि आप उस पर ऐलान करेंगे जनाब सारे पार्टी हेड्स को देंगे, यही ऐलान होता है। तो वो बैक ट्रैक कर गए हैं। पर फिलहाल अब ये जो है ना इस्तीफों वाली बात तो लटक गई है, और मैं समझता हूँ वो बैक ट्रैक करके तो सियासी नुकसान होगा। और अब फोकस, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मंडे को होगा, इतवार को ये जलसा आ गया है, तो उस पर फोकस आ गया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर का जलसा बड़ा होगा। आज मरियम बीबी की जो रैली थी इचरा में, तो वो उसमें बड़ा वो डोल भी बज रहा था, और वो भी था, जोशो खरूब भी था। और लाहौर का, मैं लाहौर में पला बड़ा हूँ, क्लास साहब उसको कहते हैं, ठीक है मेरा गांव कश्मीर में है, इस्लामाबाद में रहता हूँ, मगर मैं मजाजन और तबीयतन लाहौरिया हूँ, और बड़ा प्राउड लाहौरिया हूँ। तो वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ये जो आज वो माहौल नज़र आ रहा था ना इचरे में, ढोल के ऊपर डांस हो रहा है, डन 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 चल रहा है सिलसिला, तो ये लाहौर का कल्चर है। और सर्दियों की शामें हैं, लोग जो है गजरेले खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, वो वैसे ही 11-12 बजे तक रहते हैं। और लाहौर का मिजाज ये है कि एक खंबे के ऊपर अगर कोई बिजली ठीक कर रहा हो ना, तो नीचे 12 बंदे जो है ना वो ऐसे ही देखते रहेंगे। जो है कार का एक्सीडेंट हो जाए, आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान का ये हाल है, पूरे पाकिस्तान के हाल है, एक्सीडेंट हो जाए तो 12-14 गाड़ियां रुक के खास तौर पे जाके देखेंगे, और हेल्प नहीं कर रहे होंगे उसकी कि वो मर रहा है, करा रहा है, तो तमाशा देखने के फिर गाड़ी में आके बताएंगे कोई लात वड्डी गई सी, जो है ना कोई ये नहीं कर रहा कि उसको एफर्ट करके, कुछ लोग करते भी हैं, मगर ज्यादातर वहां तमाशा है। तो ये एक तमाशा चल रहा है और एक रौनक लगी हुई है, उस हद तक तो ये जलसा बड़ा हो जाएगा। बाकी ये है कि ये बात के 2 इम्तिहान हैं अब इसके अंदर। एक तो ये है कि क्या ये हमारे लॉरी भाई जो हैं
یہ بعد میں جب آئے گا کہ جی لمبے عرصے کے لیے کاروبار بند کرنے ہیں, جیل میں جانا ہے, مارے کھانی ہے اور پرچے کرانے ہیں, یہ امتحان ابھی ہے. دوسرا امتحان جو ہے میرا خیال ہے وہ ان کا نہیں ہے, ان کا جلسہ بڑا ہو جائے گا. امتحان وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ہے, اور امتحان یہ ہے کہ کریڈٹ جاتا ہے نون لیگ کو کہ انہوں نے 126 دن جو ہے کتنی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, کہ تمام تر خدشات کے باوجود کہ یہاں امپائر کی انگلی ہے اور بالکل سازش تھی, اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے, مگر انہوں نے بڑے کول رہے, سب کچھ ٹھنڈے رہے اور نہیں ہونے دیا. تو یہاں پہ اگر یہ خود ان کی اور ان کے اندر ان کا ماضی دیکھتے ہوئے اور حال دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بونگیاں ماریں گے, ان کے مکینکی کی بھی کمی ہے, عقل کی بھی کمی ہے. اور پہلے ہی جو ملتان میں بھی ہم نے جو حال دیکھا, یہاں بھی کبھی پانی چھوڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ ایک گھبرائے ہوئے ہیں, تو یہ خود جو ہے نا اس کو جلسے کو نا, ورنہ جلسہ ہوگا اور ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا جلسہ, اور اس کے بعد 10-15 دن بعد وہ دوسرا لانگ مارچ ہوگا. اس کے اگلی انہوں نے 1 مہینے ڈیڑھ کی استعفوں کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. مگر یہ انشور کریں گے, مجھے شک یہ پڑتا ہے, یہ خدشہ بھی ہے کہ ان کے ریئیکشن پی ٹی آئی کا دیکھ کے کہ ان میں وہ عقل نہیں ہے کہ یہ خود اگر بنا لیں, اور یہ کبھی جو ان کے مقاصد ہیں وہ اسی صورت میں پورے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میسو قسم کا وائلنس ہو جائے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے, پاکستان پورا بند ہو جائے, تو پھر جو ہے نا شاید یہاں پہ کچھ ہو سکے, اس کے علاوہ نہیں ہے. مگر یہ نہیں ہو سکیں گے, اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ یہ میرا آپ کے پاس کلپ ہے, بعد میں دکھا لیجئے گا, وہ ڈی جے بٹ صاحب کی ہے کہ وہ ڈی جے بیٹ کا وہ کلپ بعد میں دکھائیے گا. میں صرف ایف آئی آر پڑھ رہا تھا اس کی کہ کیا یہ پاکستان کے جو ہمارا کلچر ہے, اور یہ پی ٹی آئی کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ اس کے اندر ہے کہ جناب ایک مخبر نے اطلاع دی کہ فلانی جگہ پہ میوزک بج رہا ہے, اور جو ہے یہ تفتیشی وہاں پہ پہنچ گئے چھاپے مارنے کے لیے, اور وہ دوڑ پڑا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے دوڑ گیا. کر کیا رہا تھا, میوزک بجا رہا تھا, اور جو ہم نے گھر کی تلاشی لی تو بیچ میں سے اسلحہ برآمد ہو گیا. تو یہ خدا واسطہ ہے, اس کے بعد سے کوئی سچ مچ بھی یہ گرفتار لوگوں کریں گے نا کہ انہوں نے قتل کیا ہے, اور واقعی وہ اس نے قتل کیا ہو, تو کوئی اس کے بعد کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہ جاتی. یہ ڈی جے صاحب کا کلپ ہے, اس کے بعد ضمانت پر رہا ہوئے اور انہوں نے میڈیا کے سامنے گفتگو کی ہے, کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیے. وہ اس کا بیچارے کا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کاروبار ہے یہ ڈی جے بننا جو ہے, میرا دل جو ہے نا ابھی بھی پی ٹی آئی کا, میں ٹائیگر ہوں, ٹائیگر کے ساتھ یہ حال ہے. یہ ذرا یہ دکھا دیں کہ جو عمران خان صاحب نے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ڈی جے بٹ صاحب کے متعلق کیا کہا تھا. کیا سب پہلے یہی عمل انقلاب کہلاتا تھا, اب نہیں کہلاتا؟ وہ کہتے ہیں پہلے آتی تھی ہر بات پہ ہنسی, اب کسی بات پہ نہیں آتی. خان صاحب کو داد دے اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو کلپ ان کا تیار نہ پڑا ہو پہلے سے, کوئی ایسا انہوں نے بات رہنے نہیں دی انڈر دا اسکائی. ایون ان کی بدقسمتی دے کہ ڈی جے بٹ کا بھی کلپ نکل آیا. مطلب اس سے زیادہ وہ ہمارے یہاں اس کا نا سرائکی کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ آپ کے اگر برے دن آئے ہوئے ہو نا, اور آپ کسی اونٹ پہ بیٹھے تو نیچے سے کتا بھی کاٹ لیتے ہیں آپ کو. برے دنوں کی مثال میں بتا رہا ہوں کہ برے دن ہے نا کہ آپ کی ہر بات کا ڈی جے بٹ کا کسی نے سوچا ہوتا کہ خان صاحب کو اس پہ بھی نکل آئے گا, اس کو پکڑ کے لے جائیں گے, اور اس بیچارے کا کلپ جو ہے نا خان صاحب کا, اس میں دو چیزیں اس میں. ایک تو اگر عمر شیخ صاحب نے اگر یہ دسمبر تک تبدیلی دلوانی تھی وہ تو آ گیا, مبارک ہو شیخ صاحب کو. وہ کہہ رہے ہیں سب پڑے جان گے, یہ نہیں تھا بتایا کہ ڈی جے بٹ بھی پکڑے جائیں. ڈی جے بٹ بھی وہ بھی یہی کہتے تھے, بلکہ گانے وہ بھیجتے ہوتے تھے. اور وہ جو ہے نا وہ اطلاع مخبر نے اطلاع دی کہ میوزک چل رہا ہے. وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب یہ جو آپ نے جس طرح کے آگے بندے بٹھائے ہوئے ہیں, محرم بٹھائے ہوئے ہیں. اچھا شیخ صاحب جب ایکشن لیتے ہیں ایس پی کے خلاف, اے ایس پی کے خلاف, یہی میڈیا پڑ جاتے ہیں توپے گنے لے کے, وہ یہی تو باتیں کہتے ہیں نا کہ آپ نے آگے لوگ بٹھائے, محرم جو بٹھائے ہوئے ہیں, جس طرح کے وہی سیم فلاسفی کھڑی ہوئی ہے کہ ہم گئے, مخبر نے بتایا میوزک چل رہا ہے, اور بھئی آپ سیدھا کیس ڈالیں اس پہ. اگر ڈالنا ہے وہ ساؤنڈ ایکٹ کے تحت کوئی جناب کہ آپ کو یہاں بین کر دے, دفعہ 44 لگا دیں, آپ کو ڈپٹی کمشنر لگا دیں نا کہ جناب کہ نہیں دیں گے. کوئی تھوڑا سا کوئی ہلکی سی سینٹی, کچھ عقل کہیں سے تو لگے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک پڑھا لکھا ڈپارٹمنٹ ہے, بڑے بڑے یہاں سے فارن کوالیفائڈ لوگ جو ہیں,
आके इस मुल्क और पुलिस को हुकूमत कर रहे हैं, आप उसमें दफा 144 लगा लें। वो खैर उन्होंने नहीं किया। तो शेख साहब का मैं अभी ना ब्रेक में मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर वो फोन पे आ सके कि तुसी कहंदे सी सारे फड़े जाणगे, सब फड़े जाएंगे, सब उनकी बताया जाता है उनकी रिंगटोन है, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। तो अब मेरा ख्याल है इनकारी हो जाएंगे, हमारे शो में नहीं है कि बार मैं कोशिश करूंगा कि मसरूफियत का बहाना अगर शेख साहब ने ना कर दिया कि भाई साहब ये जो आपने काम किया है, क्योंकि आप किसी अगेन इस वक्त जो उनका डंडा चल रहा है वो तो उमर शेख साहब का चल रहा है। तो शेख साहब आए जरा हम आगे समझाए इस FIR को जो इंतहाई मुज़ीका खेज और इंतहाई मेरा ख्याल है उन्होंने यहाँ पे उसको रजिस्टर्ड किया है। ये कुछ दिन पहले खान साहब ने बाकायदा ये बयान दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने इंटरव्यू दिया था जो अपने सियासी वर्कर को दिया था, जो BBC हाल टाक हो रही थी हमजा अली अब्बासी साहब के साथ। उसमें उन्होंने कहा था कि सब फड़े जाएंगे, जो भी कुर्सी देगा मेज देगा, भाई फड़ना है उनको फड़ लेना। ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्चुअली तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप एक काम करें, फिर फड़ना है अगर तो मरियम नवाज साहबा को फाड़ लें, आप उसके बाद जो भी पार्टी बिलावल को फाड़ लें, उसका मौला फजल रहमान बहुत बड़ी आप में वो आई हुई है, तो मौला फजल रहमान साहब पे हाथ डाल के दिखाएं। एक DJ बट बेचारा मजदूर आदमी जिसने आपकी खातिर भी कुट खाई, वैसे उसको भी दाद देना अभी भी तय करें। फिर उसकी मजलूमियत की एक वो है कि वो एक बड़ी कि जी वो मेरी बहनों के नाम पूछे जा रहे हैं और सारा वो बड़ा एक ये पुलिस आमिर साहब जब पुलिस वाले भर्ती करेंगे दौड़ लगवा के, ये क्राइटेरिया ये बना दिया गया है कि जो यहाँ से दौड़कर वहां तक पहुंच जाएगा 4 किलोमीटर की दौड़ में, गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं, पानी नहीं पिएगा, सांस नहीं चढ़ेगा, वो पुलिस वाला बन सकता है। जिस मुल्क में ये सोच है, अभी भर्तियां की है बुज़दार साहब ने अभी की हैं, ये पिछले मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते पहले वो वहां पे दर्जनों के हिसाब से बेचारे बच्चे को उधर गिरा पड़ा है, उधर बेहोश है, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को सांस दी जा रही है, बला बला चीजें। आप जब इस तरह की भर्तियां पुलिस में करेंगे, लेके आएंगे, तो DJ भट्ट साहब से बहनों का नाम ही पूछेंगे फिर उसके बाद, और कहीं से कोई इसका कोई एक्शन लेने की बात नहीं की, इमरान खान साहब ने भी नहीं की। और उनके आगे जो हवारी जो हैं 3-4 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली करते हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगे आपकी पुलिस पे कि बंदे को उठा के ले गए, उसको कह रहे अपनी माँ के अपनी बहनों के नाम बताएं। ये इमरान खान साहब की रियासत मदीना में हो रहा है, फिर इनको रियासत मदीना याद दिलाई जाए तो नाराज हो जाते हैं कि हमारे आपने चिड़ बना लिए। तो जनाब थोड़ा सा वो कहते हैं ना झाड़ू या क्या कहते हैं डांग जो है ना मंजी थल्ले भी फेर लें कि लाहौर आपके हाथ से। वो उमर शेख साहब तो फरमाते थे कि जनाब के ओ जी बिल्कुल न्यूयॉर्क बन जाएगा, ये न्यूयॉर्क बनने से पहले अभी 30 की डेट से तो ये कुछ आ गया है। और शेख साहब के मेरा ख्याल इसके बाद उन्हें कोई वजाहत देनी चाहिए थी, शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, इस पर कोई माफी मांगनी चाहिए थी, कोई अपॉलॉजी करनी चाहिए थी, कोई आगे बताना चाहिए था कि वो पुलिस वाले। आप अगली बात सुन, शेख साहब क्या कहेंगे, बात हो भी गई वो कि भाई साहब आप ही मीडिया वालों को तकलीफ होती है, अब मैं उनको पकड़ूंगा, उनको फड़ूंगा जिन पुलिस वालों ने इनसे आके माँ बहनों के नाम पूछे हैं, उनको मैं लगाऊंगा हथकड़ियां। तो मेरे जो अफसरान हैं वहां पे असिस्टेंट आपका सुपरिटेंडेंट बैठा हुआ है, ASP बैठा है, आपका SSP बैठा है, उनकी शान में गुस्ताखियां हो जाएंगी, आपके CCPO की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। वो कहे जी हमारी पुलिस डिमोरलाइज हो गई। इसलिए शेख साहब का जो फार्मूला जिसको वो बड़े आके प्राउडली कहते हैं उमर शेख फार्मूला, वो यही कहते हैं कि पुलिस उस वक्त रिफॉर्म नहीं होगी जब तक पुलिस के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे। ये शेख साहब के ये फिलॉसफी है। वो कहते हैं फिर उसके बाद दिन रात आपका मीडिया शुरू हो जाता है, ये मेरे खिलाफ खबरें लगना शुरू हो जाती हैं, फट्टे चलना शुरू हो जाते हैं, देखा जी कि पुलिस वाले को हथकड़ी। इनको वैसे लगनी चाहिए मेरा ख्याल, जिन्होंने DJ भट्ट साहब से उनकी माँ के बहनों के नाम पूछे हैं, उस पे शेख साहब को हथकड़ियां लगवा के पर्चा दे के उसकी तस्वीरें तो मेरा ख्याल सामने लानी चाहिए। तो मीडिया को जरा देखना चाहिए कि जब तक मुखबर को भी पकड़ना चाहिए, जब तक आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वो लेने लगते हैं शेख साहब, तो वो कहते हैं सारे चढ़ जाते हैं मेरे पर और मेरे खिलाफ कंपेनें शुरू हो जाती हैं। बहरहाल वटेवर, इस पे मैं अभी कोशिश करूंगा उसमें ब्रेक में अगर मेरे हाथ अगर शेख साहब आ जाते हैं, वैसे तो आजकल लिफ्ट नहीं करा रहे जब से वो CCPO लगे हैं, हमारे साथ काम ही उनका वो रह गया है। खैर ये तो अपनी जगह पे। अब मैं जरा आता हूँ जो आमिर साहब ने एक जाते जाते छोटी सी मुझे चपेट मारी है इस्तीफों वाली के विंडिकेट फील कर वो दुनिया अपने पे ले गए। सर जी थोड़ा सा आपका क्या ख्याल है, आपने जाते विंडिकेटेड का जब आपने लफ्ज यूज किया है, मुझे याद आ गया सर आपने वो बुक पढ़ी हुई है कोरोना फिलासी की जो बुक है सर, जो उसने लिखी थी एन इंटरव्यू विद हिस्ट्री। उसमें मतलब अगेन बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बड़े खूबसूरत हैं, वो पढ़ने चाहिए किसी भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स को। उसमें जो हमारे से रिलेटेड ज्यादा वो भुट्टो साहब का, इंदिरा गांधी साहबा का डिफरेंट इंटरव्यूज हैं। तो इंदिरा गांधी साहबा को उसने पहले इंटरव्यू किया, उसने आज ये खतून थी, इटालियन खतून थी, जर्नलिस्ट, बड़े मशहूर इंटरव्यूज हैं उसके। उसमें उन्होंने आगे भुट्टो साहब पे कुछ अटैक्स किए उन्होंने, इंदिरा ने। ठीक है। उसके जवाब पे भुट्टो साहब को आग लग गई। ये भी बहुत बड़े, ये भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, वो भी वहीं की थी, उधर की थे, वहीं से उधर लंदन से पढ़ के आए थे। तो इन्होंने उसको बुलवाया स्पेशली कि रिव्यू करो तुम,
उन्हें भुट्टो साहब को बुलाया गया। वो खैर लंबी डिटेल है, अब मैं उसमें नहीं जाता क्या बातें हुई नहीं हुई। तो भुट्टो साहब ने पहले यही उनसे सवाल पूछा कि इंदिरा गांधी मेरे बारे में क्या कहती थी, मतलब वैसे क्या कहती थी। ही वाज क्यूरियस, उसने, अब उनको भुट्टो साहब को नहीं पता था ये सारी चीजें खतून बाद में अपनी किताब में या अपने आर्टिकल में लिखेगी। वो खैर उसने बताया एक चीज बड़ी अहम थी जो इनसे आमिर साहब से रिलेटेड इनके सवाल पे आती है। तो वो ये कहती है कि जनाब इंदिरा गांधी कहती है कि ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये मुस्तकिल मिजाज नहीं है। दिन में मतलब सुबह को कुछ कहता है, शाम के वक्त इसकी लाइन बदल जाती है, दोपहर में कोई और मार रहा होता है। तो ऐसे बंदे को हम डील कर रहे हैं, इसकी हम किस बात पे यकीन करें जो मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है, कभी कोई बात कहते कभी कोई बात कहता है। तो इससे क्या बात करें हम। तो उन्होंने कहा जी वो आपके बारे में उनका ये ख्याल है आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है। भुट्टो साहब ने क्या खूबसूरत बात की वैसे मस्त है, मतलब पॉलिटिकली तौर पर आइडियली आई मे ना मतलब एग्री विद हिम, लेकिन ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स को समझने के लिए इससे बेहतर कमेंट नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे भुट्टो साहब। आजकल के तो नहीं थे कि बैठ के जो लाट हमने सियासी पैदा कर दिए। उन्होंने कहा जनाब कि इसको समझ नहीं आती। इंदिरा गांधी पे खैर बड़े उन्होंने आके बड़े इंतहाई जाती हमले भी किए, बहुत सारे वो कहते हैं बिलो द बेल्ट कमेंट्स किए भुट्टो साहब ने उस किताब में, जो एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल की चीजें नहीं थी। मसलन मैं चलो बता देता हूँ लोगों के इंटरेस्ट के लिए। उन्होंने कहा ये तो नालायक है इंदिरा गांधी का, उन्होंने कहा ये तो नालायक है, मैं बड़ा काबिल था। इंदिरा गांधी ने 3 साल में वहां से डिग्री ली थी जो वो मैंने 2 साल में ले ली थी। भुट्टो साहब ने ये तक कहा कि वो नालायक है, मैं बड़ा काबिल हूं। मैं जिससे वो कैदी रहा होने थे ना, जब वो रुक गया था बहुत बड़ा मसला हो गया था। वो एक और कहानी है, उनके एक कमेंट से 90,000 कैदियों की जो राही शिमला में इंटरव्यू थी, इस इंटरव्यू के बाद वो रुक गई थी। और बड़ी इन्होंने मिन्नतें की बाद में उसको कोरोना फिलासी को कि तुम कहे तो मैंने झूठ लिखा था क्योंकि हमारे 90,000 फौजी वापस नहीं आ रहे। तो उसने कहा मैं क्यों लिखूं, झूठ लिखूं, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्क पे लाऊं। तो इन्होंने फिर उसको एक्सप्लॉइट किया कि खुदा का खौफ करो, हमारे 90,000 फौजी फंसे हुए हैं और आपके कहने की वजह से लॉ को जो कोड भुट्टो साहब ने किया था वो बताया ना। अच्छा खैर, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो इंदिरा जो है ना, ये सियासी खतून नहीं है, इसको सियासत की कोई समझ नहीं है। अगर इसका बाप जो था ना, उसको नेहरू साहब के बारे में कहते हैं कि नेहरू वाज ए पॉलिटिशियन, नेहरू को मेरी ये चलाकियां समझ आ सकती थी, इंदिरा को समझ नहीं आएंगी। उन्होंने कहा क्या आपने चलाकियां की? उन्होंने कहा चलाकी मेरी ये है कि मैं अगर एक यह प्रिडिक्टेबल हो जाऊं कि मेरे बारे में लोग कहना शुरू कर दें मुस्तकिल मिजाज आदमी है, और मेरे बारे में गैस पूरा कर लें कि भुट्टो साहब जो है ना इस तरह सोचते हैं, इस तरह करते हैं, फलां सिचुएशन में इसी तरह रिएक्ट करें, और वो मुझे रीड कर सके, मेरी पॉलिटिकल मूव्स को, गेम्स करके वो रीड कर सके, तो मैं सियासतदान नहीं हुआ। वहां कि आप अपने अपोनेंट्स को वो आप उस पर डेली बुनियादों पे चीजें बदलते रहते हैं, अपने बयान बदलते रहते हैं, अपनी मूव बदलते रहते हैं। कंसिस्टेंसी इज अ वर्च्यू ऑफ ऑर्डिनरी माइंड्स। ऑर्डिनरी माइंड, उन्होंने कहा जो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुस्तकिल मिजाज आम लोग होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, वो अपनी राय भी बदलते रहते हैं। वो सुबह कुछ कहेंगे, दोपहर कुछ कहेंगे, रात को कुछ कहेंगे, ताकि आपको अपोनेंट जो है ना, अपोनेंट आपको रीड ना कर सके, वो कंफ्यूज रहे कि आप चाहते क्या हैं। तो उसने कहा अगर इंदिरा गांधी मेरे बारे में यह राय रखती फिर तो मेरी स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब हो रही है। सर ये कमिंग टू द पॉइंट, लंबी बात है। अगर अपोजिशन, हालांकि ना इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, ना मरियम साहब ने पढ़ी हैं, तो ना मेरा ख्याल है उनके नवासे ने पढ़े, बिलावल ने पढ़ी हैं कि उनको ये समझ हो, लेकिन सियासतदान के अंदर शायद वो कहते हैं इन बिल्ट इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि सम टाइम आपने अपने इस अपोनेंट्स को कंफ्यूज रखना होता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमें करना क्या है, हम कब किस वक्त कैसे करेंगे, वो जो बात कहते हैं। और लास्टली सर एक इम्पैक्ट तो उसका आया है ना कि खान साहब तो इनसे बात करने को तैयार नहीं थे, खान साहब तो इन पर तनकीद करते थे। अब कहते हैं पार्लियामेंट में आए ग्रैंड हम इस नेशनल तलाक करें। सो उनका अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, कंफ्यूजन फैलाई है। तो पहले से पैनिक जो है ना, वो हमें थोड़ा सा हुकूमत के सर्कल्स में नजर आते हैं। डेली की बुनियादों पर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उन्होंने, 4। तो इससे लगता है वो थोड़ा सा जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं वो खान साहब। मैंने आपके मुतालिक नहीं कहा था, आप दिल को ले गए हैं, मगर खान साहब साथ में जो है ये कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि जनाब एनआरओ के बगैर जो डायलॉग कर लें तो कर लें। क्रक्स तो यहाँ पे आ गया है कि ये सारा करने का नहीं। खान साहब, मेरा ख्याल है खान साहब वाला भी आपने सुना ये अगर ये कभी जब ये डील होगी या होगी, ये खान साहब के होते हुए मेरा ख्याल नहीं हो पाएगी। जो खान साहब कम से कम उस पर एग्री नहीं करेंगे, उनकी सियासी मौत होगी। मेरा ख्याल उनकी सियासी मौत होगी। बड़ी बड़ी बातें खान साहब कहे कि वो बैकवर्ड, ये एक अलग बात है, लेकिन उस सूरत में होगा कि खान साहब नहीं होंगे तो फिर ये वाला होगा। सर इसको कोई और रंग दे दिया जाएगा, कोई और इसको एंगल दे देंगे, इसको कोई और एंगल दे देंगे कुछ इसको। सर आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए ना इसकी कोई नई टर्म हम निकाल लेंगे सर। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीरुल मोमिनीन के हवाले से एक अहम फैसला दिया है, वो क्या है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या सर आप बात करते हैं, आप कह रहे थे कि एक नया एंगल दे दिया जाएगा लेकिन हालात वही हो जाएंगे जो होना चाहिए। मैं इससे पहले कि वो थोड़ी सी बात बताया, मैंने आपको कहा ना ब्रेक में, मैंने उमर शेख साहब जो हैं लाहौर के CCOPU जो है, मैंने उनको टेलीफोन कॉल की।
हालांकि मेरा था, वो आजकल बिजी रहते हैं, बड़ा कम ही, मेरा बड़े अरसे बाद आज उनसे रब्ता हुआ क्योंकि हमें थोड़ा प्रोग्राम के लिए चाहिए था। तो खैर उन्होंने फ़ोन कॉल मेरी पिक की, तो वो बताने लगे कि उनकी हमशीरा की डेथ हुई है, तो वो खानपुर गए हुए वहाँ पे उधर ही अपनी फैमिली के उसको। तो वो कहते हैं मैं 3 दिन से यहाँ पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लाहौर में नहीं हूँ, तो लिहाजा मुझे इस केस की सच डिटेल्स वगैरह का नहीं पता। तो मैंने खैर उनसे रिक्वेस्ट की मैं कि ज़रा 2 मिनट आ जाएं ताकि लोग सुन लें, क्योंकि डीजे भट्ट वाला बड़ा एक इशू बन चुका है। तो मैंने उमर शेख साहब से कहा कि 2-4 मिनट, तो ऑफ कोर्स शायद मेरा भी ये मेरा ख्याल कहना मुनासिब नहीं था कि उनकी फैमिली में इस वक्त एक साफ ज़ाहिर एक उसकी दुख की उनकी कैफियत है। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि वही बात की जो मैं आपसे ब्रेक से पहले कह रहा था। उन्होंने कहा फिर हमारे मुहर्रर तो यही काम करते हैं, जो उनको डिटेल्स के इस तरह तो वो चीज़ें लिख देते हैं जैसे हुई है वहाँ पे। कहते फिर मैं एक्शन लेता हूँ, पकड़ता हूँ उनको, फिर हथकड़ी लगाता हूँ, तो फिर सारे लोग आप लोग नाराज़ हो जाते हैं जनाब कि आपने पुलिस डिमोरलाइज हो गई है, मेरे साथी नाराज़ हो जाते हैं, तो अफसर नाराज़ हो जाते हैं कि आपने अपनी पुलिस के खिलाफ क्यों एक्शन लिया। वो कहते हैं अगेन इन्हीं बातों की वजह से पुलिस की बदनामी या जो होती है डिसरेप्यूट होती है इन्हीं चीज़ों से। लास्टली उन्होंने ये कहा कि मेरी उनसे बात हुई है जो पुलिस के यहाँ पे जो पीछे उनको मैंने देख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा पूछा कि क्या इशू है। तो वो ये कहते हैं कि डीजे भट्ट साहब से अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने ये बताया कि डीजे भट्ट साहब को जब पकड़ने गए हैं तो उन्होंने रजिस्ट किया, उनसे पिस्तौल बरामद हुआ है। अब उन पर डाली बंदूक गई है, अब शेख साहब को पिस्तौल बताया गया है। अब ये नहीं मुझे पता कि अगेन कि उनको उसमें क्या चीज़ है। बहरहाल वो जो कि मैंने उनको बताया जनाब उसमें तो मुखबर भी डाला गया है, उसमें तो म्यूजिक भी डाला गया, आपने FIR आपने शायद नहीं पढ़ी, मैंने कहा। तो खैर शेख साहब कहने लगे क्योंकि मैं नहीं हूँ लाहौर में, 3 दिन से मैं उस पर हूँ, अपनी फैमिली की उसमें ट्रेजिडी पे आया हूँ, सो आई कांट मेक एनी कमेंट। इस पे मैं आऊँगा बाद में, बात मैं उस पर करके फर्दर फिर बाद में बात मैं इसलिए इस पे डीजे भट्ट वाली की ज़्यादा तकलीफ है कि आम पुलिस का ये हाल है कि आपको पता है यहाँ FIR जमा कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए फर्शें करानी पड़ती हैं, दिन लग जाते हैं, ये बुनियादी मसला ही नहीं हल होता। मैं ज़ाती बता चुका हूँ कि मेरे ख़ानदान में 2 डकैतियाँ होंगी तो FIR दर्ज कराने के लिए IG साहब को कहना पड़ा, और उसके बाद IG साहब भी यहाँ जिस तरह के आजकल रखे जाते हैं सिफारिशों के ऊपर, उनके कहने में भी आज तक पुलिस ने विजिट नहीं किया, जो है ये हाल हो जाता है। तो ये इतना बड़ा मसला इनका आगे लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, ये इम्तिहान है। ये बड़े अरसे बाद लाहौर के अंदर जो है इतना बड़ा एक इम्तिहान आ रहा है, सियासी इम्तिहान है, जब उसमें ये वाले जो इनके हालात नज़र आते हैं और इनके जो काम नज़र आते हैं ये FIR की तरह के, तो इसलिए मुझे खदशात हो जाते हैं कि वो करें ना करें इनकी तरफ से, इनकी वजह से कुछ ना कुछ ये पूरे केपेबल है कोई बंगल अप करने के लिए। अब आ जाए कि मेरे बाकी वरना उनके मसाइल हैं, उनके मसाइल सबसे बड़े जो है ना वो PDM का ये हैं कि वो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी आज एक ट्वीट की भी थी कि जनाब इस PDM का मसला ये है कि इसका स्टीयरिंग जो है ना वो किसी मौलाना साहब के पास है, ब्रेक जो है ना इसकी वो पीपल्स पार्टी के पास है, और इसकी जो गियर है वो नून लीग के पास है। इस तरह गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। ये मसला है क्योंकि इसकी लीडरशिप जो है ना वो मौलाना फजलुर रहमान साहब पे है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत डेस्परेट इस वक्त सिचुएशन है कि वो बाहर हैं, वो सिर्फ अंदर आना चाहते हैं, फिर वो गुस्से में हैं और वो अपने मफाद के हवाले से ये फैसले कर रहे हैं कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, इतनी बड़ी जो है उसके स्टीयरिंग का इंचार्ज जो है ना मौलाना को बना दिया हुआ है। मौलाना एक सूबे के अंदर महदूद होकर रह गए हुए हैं चंद सीटों के साथ, उनका वो वाला स्टेचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नवाब नसरुल्लाह साहब का जो था वो चाहे एक भी सीट थी वो भी मुश्किल से उनकी आती थी, पर उनका स्ट्रेचर था कि एवरीबडी लुक्ड अप टू देम, हर एक बीबी यूं करके बैठती थी और वो फैसले भी इंसाफ के करते थे, इसीलिए उनको इस तरह की उसका इंचार्ज बनाया जाता था। यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान का सिर्फ जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल कि इनका क्योंकि ज़ाती प्रॉब्लम है वो PTM वालों से, तो इन्होंने उनको यहाँ भी नहीं आने दिया, पेशावर भी नहीं आने वाला। अच्छा। उसके बाद से ये है कि इनके पेशावर का जलसा फेल हो गया क्योंकि वो सारी PTM की जो वर्कर थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और उन्हें पूरी PDM से जो है ना वो अलहदगी इख्तियार कर ली हुई है। बाय द वे उनके जलसे जो जाती हो रहे हैं वो है, मगर ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं समझता हूँ कि बिलावल और मरियम जो हैं वो क्या समझता हूँ वो अभी बहुत नए आए हैं इस फील्ड में जो है, और वो उस तरह की मशावरत नहीं कर रहे उन लोगों से जो कि वहाँ पे मैकेनिक हैं। बिलावल साहब फॉर एग्जांपल मेरा जाती ख्याल है कि अल्लाह भाई पार्लियामेंट में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तकरीर भी अच्छी करते हैं, इश्यूज़ का भी समझ आ गया है, पर वो अभी भी इस तरह के मामलात में उनके इर्द गिर्द जो जिन लोगों का गलबा है
وہ بہت انگلش میڈیم کراؤڈ ہے اور ان کو یہ جو ہوتی ہے نا اس طرح کے جو زمینی حقائق کا اتنی واقفیت نہیں ہے. فار ایگزامپل اس طرح میں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب وغیرہ اس طرح کے لوگ وہ آؤٹ ہے اس کے ان کی مشاورت کے اس سرکل سے. بی بی بھی انگلش میڈیم لوگ رکھتی تھی. فار ایگزامپل اعزاز احسن صاحب، رضا ربانی صاحب، شفقت محمود صاحب، فاروق الغاری، یہ سارے بڑے گیلانی، افتخار گیلانی، یہ سارے نشیری بعد میں آئی تھیں اس وقت میں جب یہ 4 لوگوں کا 1990s کے اندر ٹکڑا تھا. شہری اس وقت جرنلسٹ تھیں. یہ اس دور میں ارلی 90s کے اندر میں بات کر رہا ہوں سے لے کے یہ 4 کی جو تقریب تھی، یہ انگریزی زبان بڑی اچھی پہ عبور رکھتے تھے اور یہ بڑے ویل روٹیڈ تھے. یہ زمینی حقائق کے ساتھ بڑے جڑے تھے اور ان سب کے ساتھ اور امین حفیظ کے ساتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتی تھی. بی بی یہاں مشاورت نہ ادھر ہے. دوسرا مریم بی بی بھی جو ہے وہ ایک ان کے ارد گرد ایک وہ ہے، وہاں پہ نون لیگ کے اندر ڈویژن ہے، شہباز شریف گروپ ہے، پھر نواز شریف گروپ ہے، پھر وہ کافی لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان کی پرابلم ہے ڈیسیجن میکنگ کے کہ ان کے اندر سے یہ غلطی ہے. مگر یہاں پہ فی الحال مسئلہ ان کے اتنا کرنے کا نہیں ہے جتنا کہ ان کے پی ٹی آئی کی ہینڈلنگ کا ہے. تو یہی بنا کے دے تو دے، ورنہ مجھے ان کے لیے مشکلات نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے کلاس صاحب، موونگ ٹو another ٹاپک. مومنین کے اختیارات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایسا کیا فیصلہ ہے جس پر جو 4 اہم کمیٹیز ہیں اس کی دوبارہ تشکیل نو کی جا رہی ہے؟ عامر صاحب کے پاس ڈیٹیل ہے اس کی. اس میں یہ ڈیٹیل تو خیر وہ ہے، بڑا ایشو ایک آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے یہ پہلے ہی ایک بہت زیادہ اس کا زور لگ رہا تھا کہ وہ ایڈوائزرز کے اوپر چل رہی ہے اور جو الیکٹڈ لوگ آئے تھے ان کو اس طریقے سے لفٹ نہیں کیا تھی. بنیادی جتنی بھی منسٹریاں ہیں وہ ساری آپ نے ان الیکٹڈ ایڈوائزر کو دے دی تھی، جیسا کہ حفیظ شیخ صاحب، جیسا کہ رزاق داؤد صاحب، جیسا کہ شہزاد اکبر، جیسا کہ عشرت صاحب، یہ لوگ کی منسٹریز جو ہے نا یہ چلا رہے تھے. اب یہ سپریم کورٹ کا ایک اب فیصلہ آ گیا ہے کہ جناب اگر آپ الیکٹڈ نہیں ہیں تو نہ آپ اس کا کسی کمیٹی کو ہیڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کے ممبر ہو سکتے ہیں. اور یہ جو منسٹر آف اسٹیٹ کا یا فیڈرل منسٹر کا جو سٹیٹس ہے یہ پاکستان پریولیجز کے لیے ہے، مگر ایگزیکٹو اتھارٹی اس کی طرح نہیں کر رہے ہیں. اس سے ایک بہت بڑا ایک کرائسس آ گیا ہے کہ آپ فار ایگزامپل حفیظ شیخ جو ہے ان کو وہ ایکنیک بھی، ای سی سی بھی، اس کے بعد جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیٹی بھی، پھر یہ جو انٹرپرائزز ہیں اس کی کمیٹی بھی، تو وہ ایکچولی اس کی اب نہ اس کے اندر وہ ہیڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس کا ممبر رہ سکتے ہیں. تو ایک تو اس کا انہوں نے سولوشن نکالا ہے، موسٹ پرابلی ان کو فروری تک انتظار کرنا پڑے گا کہ یا ان کو سینیٹر بنائیں گے جس طرح پہلی دفعہ ایک دفعہ بنایا گیا تھا، یا پھر وہ ایک ایڈیشنل چارج دیں گے یہ حماد صاحب کو یا کسی اور کو ایک اس طرح. دوسرا جو ہے رزاق داؤد صاحب بھی وہ بھی پوری منسٹری چلا رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب تو پوری ایک سلطنت چلا رہے ہیں. پیرلل جو ہے نا انہوں نے نیب اور ایف آئی اے کے علاوہ ایک پورا اپنا نظام چلایا ہوا ہے جس میں کافی زیادہ ان کی اپنی گڑبڑیں ہیں. وہ کس دن علیحدہ اسٹوری بتاؤں گا کہ وہ کیا کام کرنے والے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، میں کل بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس ہیں. تو کیبنٹ میں جو پچھلی ہوئی ہے، پرسوں کیبنٹ ہوئی ہے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب پھٹ پڑے ہیں. اس کی اسٹوری ہے انہی پہ یہ جو یہ ٹیکنوکریٹس ہیں جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں، اس پہ انہوں نے اسی ہی فیصلے کا حوالہ دیا. آپ اس میں بتائیے گا. واپس ہمیں آپ کو سائیڈ سٹوری سناتا ہوں. اس کی تعریف کی ہے، ویلکم کیا ہے کہ یہ الیکٹڈ لوگوں کو جو ہے نا سراہ سپریم کورٹ نے ان کے ریسکیو کے لیے آئی. کیبنٹ میں اس پہ بحث ہوئی ہے. میں آپ کو بریک کے بعد بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کلاس صاحب آپ سٹوری بتاتے تھے کہ کیبنٹ میٹنگ میں شاہ محمود قریشی صاحب کافی غصے میں نظر آئے ہیں. عامر صاحب سے لے لیں، میں پھر بتاتا ہوں. میں اس پہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف یہ اسٹرکچر آیا ہے کہ جناب یہ نان الیکٹڈ بندوں کو آپ ایگزیکٹو پاور اس طرح کی اور بڑے بڑے یہ محکمے نہیں دیے جا سکتے. یہ صرف حفیظ شیخ اور یہ جو 5 ایڈوائزر اور درجنوں کے لحاظ سے ایس اے پی ایمز جو اسپیشل معاون خصوصی رکھے ہوئے ہیں، صرف ان کے خلاف نہیں ہے مسئلہ پرائم منسٹر کا، عمران خان کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ کا آ گیا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر کا یہ دعویٰ تھا شروع میں کہ میں ہر 3 مہینے بعد جو ہے نا امتحان دیا کروں گا، نمبر دیا کروں گا، اور جو نہیں کام کرے گا اس کو باہر نکال دوں گا. تو ابھی 2.5 سال ہو گئے ہیں اور لوگ ایسے ہی بیچارے رپورٹر بھائی ہمارے ہر 2 مہینے بعد خبریں دے
देते हैं कि अब तब्दीली आ रही है, जबकि उनको मगर वो उनका एक जिद है। कोई बुरी बात नहीं होती है आप कैबिनेट रिशफल करना, एक्चुअली डेमोक्रेसी के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर भी ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप ये मान रहे हैं कि आपने कुछ लर्न भी किया है और एक नया स्टार्ट ले रहे हैं, एक नई उम्मीद लोगों को दे रहे हैं कि जनाब मैंने कुछ गलतियां की थी, मैं इनसे सबक सीख रहा हूँ, और बाकी कैबिनेट मेंबर्स के लिए भी एक सबक होता है। मगर यहाँ पे एक रवैया ये है कि जिद लगा लेनी है, जिस तरह के ये चीफ मिनिस्टर पंजाब है जो वसीम अकरम प्लास साहब जो है ना, कि नहीं बस जो है ना, और हर मीटिंग लगाते हैं यही शुरू करते हैं कि मैं पहले तो उस्मान बुज़दार साहब को मुबारकबाद देना पड़ता हूँ। अब वो अकेले ही है कि जो पूरे पाकिस्तान में जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ भी जिद लगा रही है कि नहीं मैं नहीं करना। हालांकि ये जो क्राइसिस आया है, मेरा ख्याल है ये अगर कुछ थोड़ी सी अजस दिखाएं और ये लोगों को उम्मीद दें कि मैंने कुछ गलतियां की थी और मैं उनको दुरुस्त कर रहा हूं, तो इनका निज़ाम हुकूमत भी बेहतर हो जाएगा और पॉलिटिकली बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। मैं जरा थोड़ी सी खबर शेयर कर दूं, डिस्कशन का शायद इतना टाइम नहीं है। ये पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई है ना सर, जुम्मे सारी इसको मंगल को हुई है, जुमेरात एक दिन पहले जो हुई है, उसमें ये कैबिनेट में यही सेम इशू वहाँ टेकअप हुआ है। और शाहमुद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने खासा इसको अग्रेसिवली उन्होंने डील किया है और इस पे वो बोले हैं ऑलरेडी, आपको पता। और उन्होंने यही बातें की, उन्होंने कहा अब ये जो एक्सपर्ट वगैरह जो हैं, ये जो आ गए हैं यहाँ पे, लोग आपने इंडक्ट कर लिए हैं जिनका एक बैगेज है, बोझ है, और उसके अगेंस्ट आपको याद होगा खान साहब जो हैं वो इनकी साइड पे, अनइलेक्टेड लोगों की साइड पे, वो कई दफ़ा टीवी इंटरव्यूज में भी ये बात कह चुके हैं वहाँ पे, जनाब कि मेरे जो लोग हैं वो काबिल नहीं है। आपका पॉलिटिशियन जो है बहुत सारी टेक्निकल फील्ड है, ऑयल है, गैस है, पेट्रोलियम है, दीगर जो इस तरह की फाइनेंसेस वगैरह है, तो वो कहते हैं जनाब कि अगेन हमारे पास ऐसे बंदे नहीं है जो इनको समझ सके, हमें टेक्नोक्रेट्स की, हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है। एक उनका व्यू है, और ये व्यू ज्यादा डोमिनेट करता था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको सपोर्ट देते हैं, सारे के सारे उनके साथ बैठ करते हैं। इस पे कैबिनेट के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई चलती रही है, अभी भी चलती है, और इसी वजह से सारे खुश हैं। उसमें फवाद चौधरी साहब भी खुश हैं, उसमें गुलाम सरवर खान साहब भी खुश होंगे, उसमें शाहमुद कुरैशी साहब भी खुश हैं, क्योंकि ये समझते थे कि ये जो आए हैं यहाँ पे एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट्स टाइप्स आए हैं, इन्होंने पूरी कैबिनेट को हाईजैक कर लिया। बहुत सारे लोगों के पर्सनल मफादात हैं, अपने इनके बिजली घर हैं, अपने गैस के ठेके हैं, अपने इनकी लैंड देन है, और इन्हीं की आके करप्शन की वजह से रज़ाक दाऊद साहब पे बड़े नाम है, नदीम बाबर साहब पे है, और बाकी लोगों पे है। उन्होंने कहा आपके आके पैसा ये बना रहे हैं, और उसका जो बैगेज जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, उसके वजीरों को जाकर टीवी पे डिफेंड करना पड़ता है, हम क्यों करें। सो ऑलरेडी इस पे आपको याद होगा, बल्कि उन्होंने भी कहा था, गुलाम सरवर खान साहब ने उन्होंने टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत सारे वो लोग बैठे हैं जिनको हम जानते नहीं है, पासपोर्ट है उनके पास, उठाएंगे बैग, ये जाओ और वो जाओ, उसके बाद लोगों को तो हमने फेस करना है। सो ये सारी इनकी कैबिनेट जो है ना इलेक्टेड लोगों की, वो इस बात पे बड़ी खुश है कि वो समझते हैं हम गए हैं, इलेक्शन गए हैं, वोट लिए हैं, लड़े भिड़े, लोगों की बातें सुनी, पैसा खर्च किया, 22 साल मारे कहीं, ये कहीं से पैराशूटर्स आए हैं, आके 18-20 के करीब वो कैबिनेट में बैठ गए, और उन्हीं की सुनी भी उन्हीं की जाती थी। सो ये फैसला बेसिकली बनाया गया है कि वहाँ टेक्नोक्रेट की सीट रखी हुई है कि जो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट दें तो सेनेट के जरिए लाएं। ये तो एक ये है। दूसरी मैं जरा एक लास्ट 4 मिनट्स जी आपको मैं आपके साथ जरा शेयर करूं कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो गए थे सर, सियालकोट गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये सियाल जो एयरलाइन है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया, वो तो सारा कुछ देख लिया। एक और एक्टिविटी वहाँ पे हुई है जो मेरा ख्याल इट वेंट अननोटिस्ड, जो मीडिया में शायद उस तरह की नहीं हो सकी, क्योंकि हमारा मीडिया जो आपको पता है वो सियासी खबरें या सियासी तकरीरों को वो ज्यादा दिखाते हैं। आपको याद होगा खान साहब ने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे विजन दिया था कि आप ये गरीब जो हैं, यहाँ पे गरीब लोग जो हैं देहातों में हैं या अंडर प्रिविलेज लोगों में हैं, आप उनमें ना यहाँ पे ये होगी भैंसें हो गई, गाय होगी, भेड़ बकरियां हो गई, या और इस तरह का मजाक बन गया था कि जनाब कट्टे बांटे जा रहे हैं, मुर्गे या अंडे दिए, अंडे मुर्गियां वगैरह, उस पर मजाक उस पर बना। तो आरएफ सोनी साहब हैं, सियालकोट के बड़े अच्छे ये वेल रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, और खान साहब से इनका जो मुझे इनका अंदाजा है थोड़ा सा बड़े पुराने इनसे दोस्ती और तल्लुक भी है। तो उन्होंने खान साहब के हवाले से वो उधर अपने इलाके में चैरिटी भी बड़ी करते रहते हैं। आरएफ सोनी साहब हैं, इनका अपना एक वहाँ पे जरी फार्म भी है, इसका सोनी जरी फार्म जो सियालकोट की बड़ी बिजनेस फैमिली है एंड वेरी जैसे मैंने कहा रिस्पेक्टेबल, वेरी शरीफ लोग। तो उन्होंने वहाँ पे इमरान खान साहब को इन्वाइट किया कि आप आए और यहाँ पे हम जो कुछ लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट ये करना चाहते हैं, गाय भैंस बकरियां, ताकि लोग जो हैं एक अगेन हो सकता है मैं खुद देहात से आया हूँ, मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि अगरचे इसमें बहुत सारा मजाक यहाँ पे बनता है कि माइक्रो लेवल की आप इकोनॉमिक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल है बाज लोगों के लिए वहाँ पे बकरी होना, भैंस होना या इस तरह की चीजें, आम फैमिली के लिए भैंस जो है ना दूध देने वाली जो है,
ये अच्छी खासी महंगी आती है हमारे यहाँ शायद यहाँ पे इसमें शहरों में कंसेप्ट नहीं है दूध वाली जो भैंस है अच्छी खासी मैं गलत नहीं कह रहा था आप तो इसकी कीमतें जो हैं 2-2.5 आपकी लाख 3-4 लाख तक भी जाती हैं सारी के सारी सो उनके लिए थोड़ी सी इंटरवेंशन थी तो खान साहब ने वहाँ पे जाकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी की है वहाँ पे तो उन्होंने आरिफ सोनी साहब ने और जो उन्होंने वहाँ पे फंक्शन अरेंज किया हुआ था सियालकोट के लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ मुझे ये बैसेज है मेरे लोग तो मुझे साउथ से समझते हैं जो मैं हूँ भी सही लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा ये एडवेंचरस लोग हैं काम करने वाले लोग हैं मेहनती लोग हैं पंजाब में फैसलाबाद वाले भी हैं अब उसके बाद मेरे मुल्तानी मेरे लइया वाले नाराज ना हो जाए आप भी लइया वाले काम करते हैं जब दिल करता है लइया पे बन जाते हैं इस्लामाबाद के बन जाते हैं छुट्टियां मुल्तान में जाके गुजारते हैं हम बात नहीं करते लहदा बात है हर कोई ऐसे करता है करना चाहिए नहीं जो काबिल लोग हैं मेहनती लोग हैं एडवेंचरस लोग हैं वो करते हैं अपने आप को मल्टीपल आइडेंटिटी होती है मतलब सियालकोट के लोगों ने इतना अपना एयरपोर्ट खड़ा कर लिया अपनी एयरलाइन शुरू कर ली इस तरह के बहुत बड़े चैरिटी के आपको लोग वहां पे मिलते हैं फैसलाबाद के लोगों को देखते हैं हम उन्होंने खुद को अपने आप को तरक्की दी तो मैं अपने इलाके के लोगों को मैसेज दे रहा हूं तो हजूर अगर सियालकोट फैसलाबाद गोजरावाला यहाँ के लोग अगर ये थोड़े से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं इतने बहुत सारे ये काम कर सकते हैं जैसे आरिफ सोनी साहब का हम दिखा रहे हैं कि उन्होंने किया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जाके उनको एक्नॉलेज किया तो बेसिकली मैं उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लइया वालों को मुजफ्फरगढ़ ये मुल्तान आपका उसका लोधरा बहावलपुर और रहीम यार खान के लोगों को ये उनको पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये जो लाइफ स्टॉक की प्रमोशन का सबसे बड़ा जो मैं नाम मानता हूँ वो मरहूम चौधरी अनवर अजीज साहब थे हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं और भुट्टो साहब के क्योंकि लाइफ स्टॉक के एडवाइजर थे पहली दफ़ा ये टेट्रा पैक भी वही लाए थे उस ज़माने में ये जो दूध मिलता था और वो सारी उम्र जो है ना लोग ये काम करते रहे कि वहाँ से मुर्गियाँ गांव में वो आते थे वो कहते थे कि हमारी जो औरतें और बुजुर्ग हैं बच्चे जो हैं इनको काम पे लगाओ और इनको पहले ये काम पे नहीं लगते तो वो यही मुर्गियाँ बांटते रहते थे अंडे बांटते रहते थे कि ये मुफ्त ले जाओ दर्जन और मुझे ये दर्जन ला देना फिर एक ज़माने में अंगोरा के रैबिट लेके आ गए जो कि कहने को रैबिट होता है मगर उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो इसके बेताशा तजर्बे हमारे पाकिस्तान में पहले हुए हुए हैं लाइफ स्टॉक के इसको थोड़ी सपोर्ट दें तो दुनिया भर में ख्वाहिश थी कि वो मैं प्राइम मिनिस्टर को किसी दिन इन चीज़ों पे ये या मजाक है क्योंकि बन गया और वो बड़ा इसको उनको बुरा लगता था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और ये रूरल इकोनॉमी को हर एक किसान पे लाजिम किया जाए कि वो अपने 2-4 मरले के अंदर भी सब्जियां उगाए और ये लाइफ स्टॉक करे। ये बहुत अच्छा और आसान इकदाम था वज़ीर इमरान खान की जानिब से और हमें इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मंडे को मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।